वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नए टैक्स रिफॉर्म यानी जो नया टैक्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन 2020, इसमें हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नए टैक्स प्लेटफॉर्म से करदाता को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, टैक्स पेयर चार्टर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, यानी इससे पहले कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ये टैक्स पेयर चार्टर लागू किया है। ठीक है, कितने देश ऐसे हैं, कौन कौन से देश हैं, उन सभी का नाम हम लोग जानेंगे। फेसलेस अपील क्या है, फेसलेस असेसमेंट क्या है, ये कब से लागू होगी या कब से लागू हो चुका है। इसके बाद 130 करोड़ लोगों में से कितने लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो ये सारी बात मोदी जी ने कल अपने भाषण में, और इस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन से थ्रू जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वहां पर मेक श्योर हो जाएं कि आप ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। इसके बाद आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारा पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल जो है वो अवेलेबल है। आप उसको 49 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में आपको कई सारी एक्स्ट्रा पीडीएफ जो है वो साथ में कंबाइन करके फ्री दी गई है। तो 49 में आपको 900 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, 9 जनवरी से लेकर के जुलाई तक के। इसके अलावा स्पोर्ट्स के कुछ अलग से पीडीएफ है, स्पोर्ट करंट अफेयर्स के। ये नई शिक्षा नीति के अलग से प्रश्न है उसमें। तो उन सारे प्रश्नों को जरूर देखें, आगामी किसी परीक्षा के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं यानी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उसके लिए कौन सा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो उस नए प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। ये है हिंदी में, और अगर इंग्लिश में इसको देखें तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। ये मोदी जी के द्वारा नया टैक्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है कि यही जो प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म को किस प्रकार के कर को बेहतर करने का एक प्रयास है। ये जो प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार के कर को यानी किस प्रकार के टैक्स को और बेहतर करने के प्रयास के लिए इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रत्यक्ष कर होता है। आपको पता है ये इनकम टैक्स के लिए किया गया है, और इनकम टैक्स जो है ये किस तरह का टैक्स है, प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष कर। यह प्लेटफॉर्म किस प्रकार के कर को बेहतर करने का एक प्रयास है, तो आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप सबको पता है कर तो होता है दो तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो वो एक अलग टॉपिक है जो पॉलिटी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग नए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो नए टैक्स प्लेटफॉर्म या रिफॉर्म के तहत करदाता को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके सामने वो सारी सुविधा लिखी होंगी, उनमें से कोई ऐसी सुविधा होगी जो इससे रिलेटेड नहीं होगी, या फिर इस तरह से दिया होगा कि वो जो सुविधा है और लास्ट में दिया होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये आपको यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, जो स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टैक्स प्लेटफॉर्म जो आया है, नया प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन जो कि आपको हमने बताया था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, तो इनमें से कौन सी सुविधा जो है वो करदाता को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत जो आती है वो है फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील। देखिए, टैक्स पेयर चार्टर तो लागू हो चुका है, फेसलेस अपील लागू होगी, फेसलेस असेसमेंट जो है वो भी लागू हो चुका है। तो देखिए, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस का मतलब क्या होगा कि फेस वहां पर नहीं होगा। फेसलेस अपील में भी वही चीज है। तो जो अपील होगी, फेसलेस अपील, इसमें क्या होगा, अभी तक जो अपील होती थी इनकम टैक्स के किसी भी व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर के द्वारा, तो जो अपील होती थी वो उसके सिटी में होती थी,
जहाँ पर भी वो रहता है, इनकम टैक्स जहाँ पर पे करता है, उस सिटी के अंतर्गत जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होते थे या ऑफिस होता था, उसके रिलेटेड जो ऑफिसर उसको होंगे उसको अपॉइंट किया जाता था, और वो उनसे फेस के थ्रू उनसे मिल करके भी अपनी इस अपील को अपील करता था, और जो भी उसके केस होते थे वो उसको सॉल्व करता था। लेकिन अब क्या होगा, ऑल इंडिया बेसिस पर कंप्यूटराइज ये रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। कोई भी अपील होगी, ऐसा नहीं है कि कोई अगर दिल्ली में रहता है तो उसके जो अब जो उसका अपील होगा, अपील अथॉरिटी जो ऑफिसर उसको अपॉइंट किया जाएगा, वो बेंगलोर में भी हो सकता है, वो कोलकाता में भी हो सकते हैं, वो पटना में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा, आइडेंटिटी जो है वो लीक नहीं होगी कि कौन ऑफिसर है, क्या है, नहीं है। वो एक टीम बेस्ड होगा, और वही टीम बेस्ड जो है वो सारे फेसलेस असेसमेंट भी करेगा, फेसलेस अपील भी करेगा, और वो सारे जो भी उसका इशू होगा उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो मामला था वो कोर्ट में चला जाता था, पहले जो था वो फेसलेस नहीं था, तो आमने सामने आकर के लोग जो है वो कुछ घूस करके, आप कह सकते हैं कि कुछ तरह के जो भ्रष्टाचार हैं वो ज़्यादा होते थे, उसके थ्रू जो है अपने मामले को सेटल किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए, एक पारदर्शिता लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, नए टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो देखिए, पहले जो मामला था वो 10 लाख तक का भी अगर कोई मामला होता टैक्स से रिलेटेड, तो वो चला जाता था कोर्ट में, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड अगर कोई मामला 10 लाख तक का भी था तो वो कोर्ट के अंदर चला जाता था, और इसमें बहुत परेशानी होती थी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि अब इसको चेंज कर दिया है, ये सीमा बढ़ा करके अब 1 से 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी 1 करोड़ से नीचे का जो भी मामला होगा, वो जो है वो ऐसे जो अपील हमने आपको बताई, फेसलेस अपील, या उसको सरकार ही रिजॉल्व कर देगी, उसको जो है कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब 1 से 2 करोड़ रुपए की जो सीमा है, इसमें ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, टैक्स पेयर चार्टर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। इससे पहले टैक्स पेयर चार्टर जो है किसने किसने लागू किया है वो भी हम देखेंगे। तो भारत का यहाँ पर स्थान हो गया है चौथा। इससे पहले टोटल 3 देश ने लागू कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है कि टैक्स पेयर चार्टर किन देशों ने लागू ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, इससे पहले किन देशों ने टैक्स पेयर को चार्टर को लागू किया हुआ है। तो टैक्स पेयर चार्टर, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 देश ने पहले ही लागू किया हुआ है, ये आपको भी याद रखना है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला आप याद रखिएगा अमेरिका, दूसरा है कनाडा, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 3 देश के अलावा अब चौथे नंबर पर कौन आ गया, चौथे नंबर पर हमारा देश भारत आ गया है, जिसने टैक्स पेयर चार्टर लागू किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, और हर एक क्वेश्चन को आप याद करें। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से आप इसे देखें, नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले किन देशों ने टैक्स पेयर चार्टर लागू किया है, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद भारत ने लॉन्च किया है, तो इसको लागू किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, टैक्स पेयर चार्टर का मकसद क्या है। कोई भी चीज़ जब लागू की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होगा। तो इस टैक्स पेयर चार्टर का मकसद क्या है, देखिए 3 मकसद है, इसको आपको याद रखना है। करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है, इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट करना और उसके जो कानून है उसको लागू करना। तो करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ा रहे, ये इस चार्टर का मकसद है। इसके अलावा जो है टैक्स पेयर की परेशानी कम करना। जो इनकम टैक्स पेयर हैं उसको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, उस परेशानी को कम करना इस टैक्स पेयर चार्टर का मकसद है। और जो तीसरा मकसद इसका है, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। यानी कौन सा अधिकारी क्या करेगा, कोई ये न कहे कि सर ये मेरा काम नहीं है, आप किसी और के पास जाइए, ये मेरा काम नहीं है, आप उस टेबल पर जाइए। पहले ये होता था, बहुत परेशानी होती थी, और इस चक्कर में लोग जो है वो घूस का शिकार बनते थे, या फिर अपनी परेशानी दूर करने के लिए जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार होते थे, और भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर भी होते थे। ऑफिसर भी भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। तो इन सबको दूर करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही दी जाएगी, एक टीम बनेगी, उस टीम के हिसाब से सबका अपना अपना काम होगा,
और जब कोई चीज़ असाइन होगा तो वो उसको पूरी तरह से डील करके फाइनल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर कब से लागू हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको बताया था कि दो चीज़ है ऑलरेडी लागू हो चुकी है, फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर। इसकी बात तो निर्मला सीतारमन ने भी पहले कही हुई थी, जो कि वित्त मंत्री है, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है वो कौन है, अनुराग ठाकुर। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे ये हमने आपको मंत्री वाली वीडियो में बनाया हुआ है कि जो भारत के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं वो कौन कौन है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जो है यहाँ पर आई बटन पर आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर कब से लागू हो गया है, तो ये लागू हो चुका है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया उसी दिन से इसको लागू कर दिया गया, यानी 13 अगस्त 2020। आपको याद रखना है 13 अगस्त 2020 से ये जो है लागू हो चुका है, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस असेसमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है फेसलेस अपील कब से लागू होगी। जैसा कि हमने बताया कि ये अपील अभी लागू नहीं हुई है, तो इसको लागू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसका डेट कब है वो आप याद रखिए, तो ये 25 सितंबर 2020 से लागू होगी। ठीक है, फेसलेस अपील जो है वो 2020 में 25 सितंबर से लागू की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि फेसलेस अपील पूरे देश में किसके जन्म दिवस पर लागू की जाएगी। 25 सितंबर को लागू की जाएगी, 25 सितंबर 2020, और जन्म दिवस जो है वो दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर इसको लागू किया जाएगा। इसीलिए इसको अभी लागू नहीं किया गया है, ये इनको डेडिकेटेड होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर जो है इसको लागू किया जाएगा फेसलेस अपील को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैक्स से जुड़े ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं, इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए ये केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई थी कि टैक्स से जुड़े ज़्यादातर मामले जो है वो कोर्ट में न जाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद लंबा समय लगता है। ठीक है, तो कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए, इसके लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई 2020 में। आपको उस स्कीम का नाम बताना है, तो यहाँ पर आंसर होगा विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास ये एक योजना जो स्टार्ट की गई है 2020 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो बनता है वो है 130 करोड़ लोगों में से कितने लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं। यानी इनकम टैक्स पे करना अलग चीज़ है और आईटीआर भरना अलग चीज़ है। ठीक है, आईटीआर भरने का ये मतलब नहीं है, ये इनकम टैक्स जो रिटर्न है, रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो रिटर्न भी भरा जाता है। जिनकी आमदनी 3 लाख है, जिनकी आमदनी 2 लाख है, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो नील रिटर्न होता है, यानी ज़ीरो रिटर्न होता है, तो वहाँ पर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं दिया जाता। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि यहाँ पर टैक्स देते कितने लोग हैं। जो सरकार को कुछ न कुछ टैक्स देते हैं, चाहे 500 रुपये हो, 2000 रुपये हो, 1000 रुपये हो या लाखों रुपये हो, तो जो लोग टैक्स देते हैं उनकी संख्या पूछी गई है कि 130 करोड़ लोगों में से कितने लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 1.5 करोड़, यानी 130 करोड़ की आबादी में मात्र 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ ही ऐसे लोग हैं पूरे देश के अंदर जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, कुछ न कुछ रकम सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स जो है ये भारत सरकार का कौन सा कर संग्रह करने वाला एक विभाग है, यानी किस प्रकार का टैक्स जो है ये कलेक्ट करने वाला विभाग है भारत सरकार के लिए, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, ये प्रत्यक्ष कर वसूलता है, आपको याद रखना है। और इनकम टैक्स क्या करता है, जो कानून होते हैं टैक्स से रिलेटेड उसको लागू भी करवाता है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर है आयकर विभाग किसके अधीन काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स जो है वो किसके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो किसके अधीन काम करता है, तो ये करता है किसके अधीन है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आयकर विभाग को किसके द्वारा शासित किया जाता है। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स को किसके द्वारा शासित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको सीबीडीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीबीडीटी के द्वारा यह शासित होता है आयकर विभाग, और इसका सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सीबीडीटी एक कैसा निकाय है।
ठीक है। सीबीडीटी जो है एक किस प्रकार का निकाय है, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। संवैधानिक निकाय है सीबीडीटी जो है, वो एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर बात आती है कि सीबीडीटी जब बात हुई है तो सीबीडीटी की स्थापना कब की गई थी। तो सीबीडीटी की स्थापना यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1963 यानी 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड जो सीबीईसी है, इसकी स्थापना कब की? जब देखिए, जब सीबीडीटी की बात आएगी तो आपको सीबीईसी के बारे में भी याद रखना होगा। तो सीबीईसी की भी स्थापना 1963 में ही की गई थी। इन दोनों की स्थापना एक साथ 1963 में की गई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में सीबीईसी नहीं है, सीबीईसी का नाम बदल दिया गया है। तो आपको बताना है कि सीबीईसी का नया नाम क्या है। ठीक है, सीबीईसी का अब नाम बदल करके सीबीआईसी कर दिया गया है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, जीएसटी जो होता है वो किसके अंदर आता है? इसी के अंदर आता है, सीबीईसी के अंदर आता है। और कस्टम जो होती है, कस्टम ड्यूटी, वो भी इसके अंतर्गत आती है। पहले जो था वो सर्विस टैक्स वगैरह जो था वो इसके अंदर आता था। तो आपको पता है कि सबको कंबाइन करके जीएसटी कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सीबीईसी हो गया है इसका, सीबीईसी का नया नाम क्या हो गया है? सीबीआईसी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आज की वीडियो में हमने देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बिल्कुल ट्रेंडिंग और न्यू टॉपिक पर ये वीडियो आपको हमने उपलब्ध कराया। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।